बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम जमशेद आफ्ताब, लेक्चरर फिज़िक्स एट अस्किरो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए हमने वो है चैप्टर नंबर 11 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बेसिकली उन चार्जेस की स्टडी करते हैं जो हमारे पास स्टैटिक्स चार्ज होते हैं। स्टैटिक्स चार्ज से मुराद ये नहीं है कि वो चार्ज हमेशा रेस्ट पे है, वो चार्ज मूव भी कर सकता है। जैसे आपने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में पढ़ा होता है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो हम उसको भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम जिन चार्जेस को स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली रेस्ट पे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11.5.1.3 इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ये जो टॉपिक है ये गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है। इससे पहले हम जो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। उस केस में दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को देखा हो तो उसमें क्या होता है, हमारे पास दो शीट्स होती हैं या लाइन ऑफ चार्जेस होते हैं। एक के ऊपर वो पॉजिटिवली स्प्रेड होते हैं चार्जेस और दूसरी प्लेट के ऊपर वही चार्जेस हमारे पास नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो स्प्रेड होते हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि सिर्फ एक शीट की वजह से, एक शीट जो है वो कि इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इस केस में हमारे पास आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये दो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस हैं। एक के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो जब इस प्लेट की मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखूंगा तो उसको मैं डिनोट करूंगा सिग्मा प्लस से, और जब नेगेटिव प्लेट की मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा माइनस सिग्मा से। अब हमें यह पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जाकर टर्मिनेट होती हैं। तो मैं उन फील्ड लाइंस को इधर ऐसे ड्रा कर लूंगा। ये जो एरो है ये शो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के दरमियान कोई भी एक पॉइंट P ले लेना है। उस पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो ये मैं उस पॉइंट P को एज्यूम कर लेता हूँ कि ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ। उससे पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हम इन प्लेट्स को जो ले रहे हैं तो ये प्लेट्स कौन सी हैं। क्या हमने एज्यूम किया है, हमने कहा है कि ये इन्फिनिट इन लेंथ वाइज, इनकी जो लेंथ है वो इन्फिनिट है। और लाजमी बात है जब लेंथ इन्फिनिट है तो पूरी शीट के ऊपर ही चार्ज स्प्रेड है तो वो चार्ज भी इन्फिनिटली स्प्रेड होगा। इसका लेने का मकसद ये है कि अगर हम इन प्लेट्स को फिनाइट प्लेट्स ले लेते हैं, जैसे हम इससे पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि इन प्लेट्स को अगर मैं ऐसे फिनाइट प्लेट ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो प्लेट्स हैं ये फिनाइट प्लेट्स हैं। अगर ये प्लेट्स फिनाइट प्लेट्स हों तो इन प्लेट्स के एंड्स पे जो हमारे फील्ड लाइंस हैं वो बल्ज हो जाएंगी, वो कर्व्ड हो जाएंगी। तो फील्ड लाइंस जब कर्व्ड हो जाएंगी तो इसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। और इस फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से फिर जो फील्ड लाइंस हैं वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। तो जब फील्ड लाइन यूनिफॉर्म नहीं रहती तो फिर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें काफ़ी कैलकुलेशन में इशू होगा। इसी वजह से हम इन प्लेट्स को इन्फिनिट प्लेट्स लेते हैं ताकि हम जो फील्ड लाइंस हैं उनको हम यूनिफॉर्म कंसिडर कर सकें। और जब हम फील्ड लाइंस को यूनिफॉर्म कंसिडर करेंगे तो फिर हमारे पास
कैलकुलेशन में आसानी होगी। अच्छा, अब गॉसेस लॉ हमें ये बताता है कि कैसे हम सिमेट्रिकल शेप्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से हम एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं और उसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस की ज़रूरत होगी। अब हम गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी मैं तो लिखता हूँ गॉसियन सरफेस की क्या होनी चाहिए कि गॉसियन सरफेस हमारे पास क्लोज्ड होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड। और दूसरी चीज कि गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करनी चाहिए जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। Gaussian surface must be passed from the point where we want to calculate electric field। अच्छा, अब गॉसियन सरफेस की शेप कैसी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि हम जिस शेप की वजह से फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं वो कैसी है। इस केस में मेरे पास बेसिकली हमारे पास ये लाइन चार्ज की फॉर्म में चार्ज जो है वो स्प्रेड है। अब हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे और हमारी जो गॉसियन सरफेस होगी वो एक क्यूब की फॉर्म में होगी। आपकी बुक में उसने बॉक्स कहा है लेकिन मैं आपको क्यूब की फॉर्म में समझाऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा आपको आसानी से समझ आ सकेगा। ये गॉसियन सरफेस जो है ये इस पॉइंट से पास कर रही है और ये क्लोज्ड भी है और उस पॉइंट से भी पास कर रही है जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं। अब आप इस जो गॉसियन सरफेस है जो इधर मैंने एक बॉक्स की फॉर्म में बनाई है इसका आप 3 डायमेंशनल इमेज आप इधर देखें। अब इस गॉसियन सरफेस के बेसिकली 6 फेजेस हैं। आप अपने रूम को एक क्यूब कंसिडर करें और रूम की 4 वॉल्स जो हैं उनको आप फेजेस ले लें, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 और ये एक टॉप वाली। तो इस जो टॉप वाली सरफेस है इसको मैं डॉटेड लाइन से डिनोट करूंगा और जो बैक वाली है उसको भी डॉटेड लाइन से मैं डिनोट करूंगा। तो इसको मैं 5 कह देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ ये 6 है मेरे पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखें कि वे पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ इनकी डायरेक्शन है, पॉजिटिव से इमिट हो रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो अगर इस क्यूब को मैं इधर कंसिडर करूं तो आप इस क्यूब में ये देखेंगे कि जो हमारे पास साइड 4 है, जो साइड 4 है उसकी सरफेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपस में नॉर्मल है। साइड 4 की सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में नॉर्मल है, लेकिन जो हमारे पास साइड 4 का नॉर्मल वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए पहले हम फ्लक्स, टोटल जो हमारे पास फ्लक्स होगा इस केस में वो हमारे पास क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 एंड प्लस φ6। अब यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि यूनिफॉर्म है तो मैं यहां लिख दूंगा A डॉट डेल्टा A1 प्लस E डॉट डेल्टा A2 प्लस
ई डॉट डेल्टा A3 प्लस ई डॉट डेल्टा A4 प्लस ई डॉट डेल्टा A5 प्लस ई डॉट डेल्टा A6। 1 2 3 4 5 और 6 तो सिर्फ मैंने आप लोगों को ये समझाने के लिए कि ये कौन कौन से फेजेस हैं इसलिए डिनोट किया। अदरवाइज चूँकि ये क्यूब है तो इसकी सारी साइड सेम है, तो इसके सारी सरफेसेस के जो एरियाज़ होंगे वो भी सेम ही होंगे। अच्छा, अब आप पहले इसका देखें जो है हमारे पास एरिया A1। एरिया A1 में हमारे पास ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये इन फील्ड लाइंस के पैरेलल है, लेकिन जो इस हमेशा जो सरफेस का नॉर्मल होता है मैं पहले बता चुका हूं कि वो इन फील्ड जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो ये होगा जिसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। तो ये क्या होगा, इस सरफेस का नॉर्मल होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सरफेस 1 जो है इसके क्या हैं, इसके बेसिकली वो इस सरफेस के पैरेलल हैं और जो एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या हो जाएगा, 90 का। तो यही रीज़न है कि जो फ्लक्स हो जाएगा सरफेस 1 की वजह से वो हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं सरफेस 2 की वजह से फ्लक्स कितना होगा। तो ये बेसिकली मेरे पास जो है ये सरफेस 2 है। तो सरफेस 2 में देखें, ये सरफेस 2 का एरिया वेक्टर है और ये डाउनवर्ड फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर और डाउनवर्ड फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 90। तो जो A2 सरफेस है इसकी वजह से भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद फिर मेरे पास कौन सी सरफेस आती है, सरफेस 3। अच्छा, सरफेस 3 को हम एंड में कंसिडर करेंगे। उससे पहले में हम देखते हैं सरफेस 4, सरफेस 5 और सरफेस 6 को। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं सरफेस 5 की। सरफेस 5 में देखें, मैंने कहा था सरफेस 5 वो सरफेस है जो बिल्कुल मेरे फ्रंट पे है, यानी ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस। तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे, ये इस सरफेस का एरिया वेक्टर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे है, ये सरफेस जो मेरे फ्रंट पे है उसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। तो इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या है, 90 का। तो इस सरफेस 4 की वजह से भी फ्लक्स मेरे पास क्या हो गया, 0। अब सरफेस 6 की तरफ आते हैं, सॉरी सरफेस 4 नहीं, इसमें हमने जो बात की थी वो की थी सरफेस 5 की जो मेरे फ्रंट पे है। अच्छा, उसके बाद फिर एंड पे बात करते हैं सरफेस 6 के। सरफेस 6 वो सरफेस है जो मेरे बैक पे है। इट मीन्स कि ये क्यूब है, तो इसकी जो बैक साइड पे सरफेस है वो सरफेस 6 है। ठीक है, तो उस सरफेस 6 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि जो सरफेस जो मेरे फ्रंट पे सरफेस थी 5 उसका नॉर्मल ये था। तो जो मेरे बैक पे सरफेस होगी उसका नॉर्मल होगा यही, लेकिन उसकी डायरेक्शन अब दूसरी तरफ होगी, बैक साइड पे होगी। तो उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल क्या होगा, 90। तो उसकी वजह से भी जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। अब दो सरफेस बच गई हैं, सरफेस 4 और सरफेस 3। सबसे पहले सरफेस 3 की बात करते हैं। अब सरफेस 3 आप इस पूरी फिगर को आप ये समझें कि ये इसके अंदर पड़ी है। तो जो सरफेस 3 है ये लाई कर रही है इन प्लेट्स के आउटसाइड। तो चूंकि फील्ड लाइंस प्लेट्स के इनसाइड है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, आउटसाइड फील्ड लाइंस कोई है ही नहीं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इस सरफेस 3 में से फ्लक्स ही कोई पास नहीं होगा। तो यही रीज़न है कि सरफेस 3 में से भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हो जाएगा 0। पीछे हमारे पास सिर्फ एक सरफेस रह जाती है, वो कौन सी है, सरफेस 4। सरफेस 4 को देखें, आप इस क्यूब को कंसीडर करें कि जिसके इनसाइड पड़ा है। तो सरफेस 4 का जो एरिया वेक्टर है वो ये है, एरिया वेक्टर। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो आपने इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लाजमी डालना है।
तो एरिया वेक्टर जो है इसका डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, तो दोनों क्या हो गए एक दूसरे के पैरेलल। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं किस सरफेस के लिए, बॉटम सरफेस के लिए। तो हमारे पास इधर एंगल क्या हो जाएगा दोनों के दरमियान 0 का, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा। तो सिर्फ फ्लक्स जिस सरफेस की वजह से हमारे पास होगा वो ये सरफेस होगी, ये वाली सरफेस। तो अब मैं इधर से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखता हूं वो मैं क्या लिख दूंगा, वो लिख दूंगा ई ए, डेल्टा ए को मैंने सिंपल ए लिख दिया है, तो ये हो जाएगा ई ए। अब फ्लक्स हम पढ़ चुके हैं कि फ्लक्स क्या होता है, 1/ε0 टाइम चार्ज इनक्लोज बाय डेड सरफेस, तो उसको हम कहते हैं ये फ्लक्स है। तो मैं इसको लिख देता हूँ ई ए के इक्वल। अब इस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की हुई है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जब मैं इधर से चार्ज निकालूंगा तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा ए ओवर ε0, तो ये हो जाएगा ई इंटू ए की इक्वल। तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा ओवर ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, सिग्मा ओवर ε0 इंटू आर यूनिट वेक्टर। तो जो आर यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है जो किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ फील्ड की डायरेक्शन है जो उसको शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है एट पॉइंट पी पे, वहाँ सिग्मा ओवर ε0 आया है। इट मीन्स कि ये किसी डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आप इस प्लेट के इन बिटवीन जो मर्जी पॉइंट ले लें, सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू सेम है, क्योंकि ये किसी डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का रिलेशन है। अच्छा, उसके अलावा एक और टॉपिक जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको मैं क्लास में भी समझा रहा था, तो कुछ बच्चों को वो भी समझ नहीं आया, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, कि कंडक्टर के इनसाइड जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो बेसिकली सबसे पहले मैं एक कंडक्टर ले लेता हूं, ये मेरे पास कोई ना कोई एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर भी और बाहर भी मैं दो सरफेसेस ड्रा करूंगा जिनको मैं कहूंगा कि ये गॉसियन सरफेसेस हैं। तो एक सरफेस मैं सिलेंडर जो हमारे पास कंडक्टर है इसके इनसाइड ड्रा कर देता हूं, जिसको मैं कह देता हूं ये सरफेस S1 है, और एक सरफेस मैं इसके आउटसाइड ड्रा कर लेता हूं जिसको मैं कह देता हूं कि ये हमारे पास S2 सरफेस है। अब मैं क्या करता हूं कि इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज फ्लो कराता हूं, इसके ऊपर चार्ज थ्रो कराता हूं। तो जब मैं इसके ऊपर जितना भी चार्ज सारा डालूंगा ना, तो वो सारे का सारा चार्ज जो होगा वो कंडक्टर की सरफेस पे रिजाइड कर जाएगा। इसके रीजन क्या है, बिल्कुल फर्स्ट बल्कि सेकंड लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो कंडक्टर होता है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो जितना भी इसके ऊपर चार्ज होता है वो सारा का सारा कंडक्टर की सरफेस पे आ जाता है। तो जब मैं इस S1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो मेरे पास फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी। लेकिन जब S2 के ऊपर मैं फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी, क्योंकि अब सारा चार्ज जितना भी मैंने इसके ऊपर डाला है कंडक्टर पे वो सारा इसकी सरफेस पे आ गया है। तो अब ये पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में,
और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो गॉसियन सरफेस S2 मैंने आउटसाइड ड्रॉ किया है इसको कट करेंगे, तो अब इस पॉइंट पे वो सारी फील्ड होगी, लेकिन इनसाइड फील्ड जीरो होगी। आपकी बुक में उसने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि एक एयरलाइन है, तो वो एरोप्लेन जो है उसके अंदर 500 पैसेंजर्स हैं, तो वो उड़ रहा है और उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, मतलब बिजली उसके ऊपर गिरती है, तो जो उसके अंदर पैसेंजर्स हैं उनको कोई मसला नहीं होता, कोई इंजर्ड नहीं होते। तो उसकी क्या रीज़न है? तो बेसिकली उसकी रीज़न बिल्कुल यही है, चूँकि उसकी जो बॉडी होती है वो मेटल की बनी होती है, और मेटल एक कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स हैं, तो वो जितना भी चार्ज होता है लाइटनिंग की वजह से वो सारा क्या कर जाता है, उस मेटल की सरफेस के ऊपर आ जाता है। तो इनसाइड चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है तो इनसाइड कोई चार्ज नहीं होता। यही रीज़न है कि थंडरस्टॉर्म के वक्त जब बिजली बहुत ज़्यादा चमक रही हो तो उस वक्त हमें क्या चाहिए कि हम किसी ऐसी सेफ प्लेस में जाएं, या किसी अगर हम अपनी कार्स में हैं तो हम उसके इनसाइड ही रहें, बाहर ना आएँ, क्योंकि वो मेटल्स की ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके दरमियान जो है वो पल्सेस ट्रैवल नहीं कर सकेंगी, मीन चार्ज ट्रैवल नहीं कर सकेगा, तो अंदर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा, तो हम वहाँ सेफ रहेंगे।